नमस्कार। हाथरस गैंगरेप कांड के बीच उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक तौर पर भी बड़ा घटनाक्रम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव किसी भी छोटे मोटे राज्य के प्रदेश के चुनाव के बराबर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों इतनी ताकतवर है, इतनी पोटेंशियल वाली है और इतनी पावरफुल है कि यहाँ का उपचुनाव भी दूसरे राज्यों के चुनाव के बराबर होता है। तो यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये 7 सीटें मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से रिक्त हुई हैं। वैसे होना 8 सीटों पर था, लेकिन स्वार रामपुर की सीट पर चुनाव फिलहाल रुक गया है। 7 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ है। ये उपचुनाव है। इन 7 सीटों में फिलहाल 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 सीट मल्हनी की पारसनाथ यादव वाली, जिनकी मृत्यु हो गई, वो समाजवादी पार्टी के पास है। यानी 6 और 1। गौर से समझिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही राजनीतिक प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की हर सीटों का माहौल अलग होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है। जो इस प्रदेश को समझिए राजनीति की वैतरणी पार कर ली। लोग दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आते हैं चुनाव लड़ने और यहाँ राजनीति सीखने। तो आप तो यहीं की पैदाइश हैं, आप यहीं की पैदावार हैं, तो आपको अपनी प्रदेश की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूँ, जो मेरी अपनी थोड़ी समझ कहती है उस हिसाब से आपको बताऊंगा। इसको आप ओपिनियन पोल मान सकते हैं, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ये चुनाव के पहले क्या माहौल है, क्या मिजाज है, एक्चुअली उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। ये जो 4 चेहरे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनमें से किसकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इस वक्त है और उपचुनाव में इनकी क्या ताकत निकल कर सामने आएगी। तो घाटमपुर, मल्हनी, बुलंदशहर, टूंडला, देवरिया, बांगरमऊ और नौगांव, सादात, ये अमरोहा में चेतन चौहान के निधन से खाली हुई। तो इन सीटों पर चुनाव है। तो पहले देवरिया से शुरू करते हैं। तो देवरिया में जन्मेजय सिंह की सीट के निधन से ये सीट रिक्त हुई। यहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ जो मुख्य चैलेंज है वो समाजवादी पार्टी से। बीएसपी और कांग्रेस ने वहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं। बीजेपी उम्मीद है कि कुर्मी समाज से कोई प्रत्याशी या जन्मेजय सिंह की फैमिली से कोई प्रत्याशी देगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ दूसरों के मुकाबले थोड़ी मजबूत पोजीशन में है। लेकिन मुकाबला उसका मुख्य तौर पर वहाँ पर किससे है? समाजवादी पार्टी से। आप आ जाइए मल्हनी, जौनपुर। यहाँ लगभग चुनाव एक तरफा है। मल्हनी जौनपुर में है और पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। मुलायम सिंह के साथ संस्थापक रहे हैं इस पार्टी के। तो वहाँ पर जो सहानुभूति की लहर है वो बहुत बड़ी है। सजातीय वोट बहुत हैं और वहाँ का जो सोशल इक्वेशन है उनको तब नहीं हराया जा सका था जब बहुत बड़ी लहर थी। तो अब उनके निधन से सीट रिक्त हुई है। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे लकी यादव को टिकट दिया है। वहाँ एक थोड़ा मोड़ आ गया है। उस मोड़ को पैदा किया है धनंजय सिंह ने। उम्मीद थी कि बीजेपी या निषाद पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब बीजेपी खुद कूद गई है, चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार है। अगर निषाद पार्टी भी वहां से लड़ती है तो क्या निषाद पार्टी से एंट्री होगी धनंजय सिंह की? और अगर धनंजय सिंह की एंट्री होती है तो क्या इक्वेशंस बदलेंगे, नुकसान किसको होगा? लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी उस सीट पर आगे है। अब आप आ जाइए, सीधे एक्सट्रीम पश्चिम चलते हैं, बुलंदशहर। बुलंदशहर में बीजेपी के विधायक के निधन से ये सीट रिक्त हुई, लेकिन इस सीट की जो पोजीशनिंग है वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, उसने आरएलडी को दे दिया है लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ जो मुख्य मुकाबला है बुलंदशहर में वो भारतीय जनता पार्टी का बीएसपी से है, बहुजन समाज पार्टी से। बीएसपी इस सीट पर पहले भी बहुत मजबूत पोजीशन पे रही है। अब आरएलडी उसमें क्या भूमिका निभा पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की ये कोई परंपरागत सीट नहीं रही है और कोई बड़ा वोट बेस भी नहीं रहा है। कांग्रेस के लिए भी चैलेंजिंग सीट है ये, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस यहाँ कोई प्रदर्शन खास कर नहीं पाई थी। तो इसलिए वहाँ भी सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स्ड हैं। अब आप आ जाइए टूंडला। ये फिरोजाबाद में एक जगह है। टूंडला अपने रेलवे स्टेशन के नाम से विख्यात है। तो अगर एसपी बघेल के परिवार से बीजेपी किसी को टिकट देती है तो वहाँ बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन एक फैक्टर है वहाँ समाजवादी पार्टी जो ताकतवर है। लेकिन उस टूंडला सीट पर प्रभाव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बहुत है। रामगोपाल यादव और उनके फैमिली
कि वहाँ पर एक्सेप्टेंस बड़ी है। अगर ये फैमिली लगती है रामगोपाल यादव की पूरे मन के साथ, पूरे ताकत के साथ, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। और अगर एसपी बघेल के परिवार को टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी के लिए फिर वहां मुश्किल होगी, समाजवादी पार्टी के लिए राह आसान होगी। ये वहां का काम। बाकी वहां पार्टियां जिन्होंने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं वो निरर्थक हैं और उनमें कोई खास उनका मसला नहीं है। देवरिया मैं आपको बता ही चुका हूं, बांगरमऊ कुलदीप सिंह सेंगर की सीट है, रिक्त हुई है। अब बीजेपी पसोपेश में है कि वहां से ठाकुर समाज से किसी को दे टिकट या फिर कुर्मी समाज, पिछड़ा समाज से किसी को लेकर आए। वहां पर मुख्य मुकाबला बांगरमऊ की सीट पर बीजेपी का समाजवादी पार्टी से होगा, निश्चित है। अब ये तय होगा कि कैंडिडेट कौन किस पार्टी से होगा, किस जाति से होगा। जो लोग कहते हैं ना कि जाति पात की राजनीति नहीं होती, बहनों भाइयों यहां सिर्फ जाति की राजनीति होती है। जाति के आधार पर प्रत्याशी खोजे जाते हैं। तो अगर बीजेपी ठाकुर लाती है तो समाजवादी पार्टी काउंटर के लिए कोई लाएगी, और अगर बीजेपी ठाकुर प्रत्याशी के साथ जाती है तो समाजवादी पार्टी फिर पिछड़े के साथ जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब इस पे प्रत्याशी अनाउंसमेंट हो जाएंगे। नौगांव सादात का जो मुकाबला है वो भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। चेतन चौहान की पत्नी टिकट तो चाह रही है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता कि उनको टिकट मिले। तो अगर चेतन चौहान की पत्नी लड़ती हैं तो सहानुभूति की पक्ष उनके में होगी, लेकिन अगर बीजेपी टिकट काट के किसी और को लाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने में आसानी होगी। बीएसपी यहां तीसरी पोजीशन पे लड़ेगी, ये फैक्टर है। तो अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन है वो तकरीबन 3 से 4 सीटों पर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी 2 से 3 सीटों पर, और बुलंदशहर की सीट पर बीएसपी इन सब पार्टियों से ज़्यादा बेहतर करती हुई अब तक ओपिनियन के हिसाब से प्रतीत हो रही है। लेकिन जब सभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, जातीय समीकरण सेट हो जाएंगे, तब ये बेहतर पता चल सकेगा कि कौन किस सीट को जीत रहा है। ये मैंने आपको एक छोटा सा बताने की कोशिश की। घाटमपुर की एक सीट रह गई है। घाटमपुर की सीट पे दरअसल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का बीएसपी से होना है। समाजवादी पार्टी उस सीट पर पहले भी कभी कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां मुकाबला अब इसलिए दे रही है क्योंकि वहां अगर पिछड़ों के वोट बटे तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा और समाजवादी पार्टी को भी फायदा हो सकता है। तो वहां एक ट्रायंगुलर बना है बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी के बीच का। ये ट्रायंगुलर के बीच वो सीट फंसी है, लेकिन फिलहाल वहां जो बढ़त है, जो एज दिख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि कमल रानी वरुण के लिए सहानुभूति भी उस क्षेत्र में है और उनके समाज के अच्छे खासे वोट भी उनके साथ मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको सारांश समझाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। तो मुद्दे भी बहुत हैं। मुद्दा जातिवाद का है, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, मुद्दा क्राइम है, मुद्दा कोरोना है, मुद्दा करप्शन है, और मुद्दा साथ में इस तरह की क्रिटिकल कास्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पोजीशनिंग है ये भी है। तो हम इन सब विषयों पर एक साथ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा राजनीतिक राज्य है जो देश को हमेशा दिशा देता है। लिहाजा इस अगले 50 मिनट होने वाली इस डिबेट को बहनों भाइयों बहुत गौर से सुनिएगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी से हैं, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हैं, और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। भाई कुमार अशोक जी, आपकी 6 सीटें, आपकी इज्जत दांव पे लगी 6 सीटों पे। हो सकता है कि मेरे एनालिसिस से तमाम लोग असहमत हों, पर मुझे मोटा मोटा ये लग रहा है कि आपकी इज्जत दांव पे लगी है। आप कैसे अपनी इज्जत बचाइएगा? बहुत अच्छी बात ब्रजेश जी, मैं सुन रहा था, बहुत दिलचस्प तरीके से आपने आंकड़े पेश किए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छी मेहनत भी की है। जो दल सत्ता में होता है, बट नेचुरल है कि जो आम चुनाव होते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा एक कसौटी होती है। अब 1 साल का वक्त बचा है चुनाव में, आम चुनाव में भी 1 साल का वक्त बचा है, बहुत समय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जनता को जनार्दन और नर को नारायण मान के सेवा का कार्य करती रहती है, और वह उसी के आधार पर जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कि हमारा अंत्योदय जी, ऐसा भी मत बोलो कि हंसी आ जाए। नहीं, वो समर्पित है हम अच्छा, लोग। ठीक है, कोई हमारा समर्पण है, कोई बात नहीं, आप जनता के प्रति। और आपने देखा भी होगा, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता ना, इसलिए बोल दिया। आपने देखा भी होगा कि चाहे कैसी परिस्थिति रही हो,
हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं किसी ना किसी रूप में। जहां आम लोग जो है वो कोविड काल में सब लोग किनारे हो गए थे, वहां कोविड काल में इतने बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी के पीरियड में भी हमने जो काम देखो, जो किया विपक्ष है इसके पास खोने को कुछ नहीं। एक सीट है मलहनी की, वो भी समाजवादी पार्टी उस पे एज पे है। तो आपकी 6 सीटें इज्जत फंसी है। मैं उसी पे कह आप रहा कैसे था। लड़ोगे? मैं मुझे उसी ये पे- तरीका मैं उसी- बताओ, उसी- बचाओगे कैसे मैं इज्जत? सिर्फ 3 विषय आपके सामने रख रहा हूं, तीनों विषय पे ही आपकी डिबेट भी ओपन हो जाएगी और मेरा विषय भी आ जाएगा कि हमने कोविड की महामारी काल में जहां सब लोग अपने घर में दुबक गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक अभूतपूर्व कार्य किया है कि चाहे वो पेंशन योजना की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं में चाहे सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे आम लोगों को पेंशन देने की बात हो, चाहे भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे राशन पहुंचाने की बात हो, एक बहुत बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। दूसरा, एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है, जहां आम राजनीतिक दल, भारतीय आम राजनीतिक दल जो यहाँ के आउटलॉज हैं, जिनको आप कहिए अपराधी हैं, उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते आप थे। किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? ये मैं वही बता रहा हूं कि जहां आम राजनीतिक दल, समस्त विपक्षी दल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, वही भारतीय जनता पार्टी, चाहे कल्याण सिंह जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है, हमने उनके मान मर्दन का कार्य किया है। अच्छा। अपराधियों को उनके सलाखों के पीछे भेजने का काम ये किया आज है। प्रेस नोट में नया शब्द आया है, मान मर्दन। मुझे बस पूरा कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं, अरे थोड़ा मनोरंजन भी होते रहना चाहिए, तो सीरियस डिबेट मत करिए। और इसके साथ ही जी। इसके साथ साथ चाहे हमारी जो भी जाति पाति, जहां लोगों ने जाति वर्ग और भेद में धर्म की राजनीति पैदा करने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम थैंक यू ऑल। ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मैं जोड़ता हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका। हो सकता है कि मेरे एनालिसिस से आप सहमत ना हो, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से फीडबैक मिला है वो यही बताता है कि अभी आपके लिए राह कोई आसान नहीं है। आसान सिर्फ आपके लिए मलहनी की एक सीट है, बाकियों में आपके लिए कोई बहुत गुलाब का फूल लेकर जनता नहीं खड़ी है। तो आपके लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। ये ठीक है कि आपके पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर 22 का आप इसको एक सेमीफाइनल माने तो ये आपके लिए, मैं इसको बड़ी चुनौती मानता हूं। जी रेश जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हर चुनाव अपने आप में फाइनल है, कोई किसी का सेमीफाइनल नहीं, कोई फाइनल नहीं। जो चुनाव है उसको समाजवादी पार्टी इस नीति के साथ, इस शिद्दत के साथ, इस ताकत के साथ लड़ेगी कि हमको ये चुनाव जीतना है। पूरी मेहनत की जाएगी, पूरी ताकत लगाई जाएगी, इनकी जो सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो सामने लाई जाएगी और उसको समाजवादी पार्टी लोगों के बीच जाकर के अपने नेता की नीतियां, अपने नेता का चेहरा, समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उसको बताने का हम काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमें प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आपके पास मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टच किए गए, जी मैं तीनों का पहले जवाब दे दूं। जो अभी मुद्दे आपकी तरफ से उठाए गए, जिन्होंने कहा डिबेट इन तीनों मुद्दों से खुल जाएगी, मैं तीनों मुद्दों पर कमेंट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। पहला, इन्होंने कहा कोरोना का मुद्दा तो इतना बड़ा है कि 2022 में जब जांच होगी उसकी ईमानदारी से, मार्च के बाद, तो सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोरोना बनेगा। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये इनके विधायक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कथनी आपने बहुत बार दिखाई, हमने डिबेट भी किया उस पर, जिसमें यह आया कि आज तक इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। आपने देखा सुल्तानपुर के विधायक जी ने खुद लिख के कहा कि 1000-2000 की चीज 10,000 में खरीदी जा रही है। एक SIT बनी थी, उसका क्या हुआ? सस्पेंड होते, गांव-गांव करप्शन हुआ था, दीपक वाजपेयी तो सर फोड़ ले रहे थे, कुछ नहीं होना था। फिर हुआ क्या उसमें? ब्रिजेश जी, उसका कुछ होना ही नहीं था, उसका कुछ होना ही नहीं था, इसे तो कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी वालों को सिर्फ घोषणा करनी आती है, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। अभी आपने बताया ना, एक नया शब्द आ जाएगा, इसी तरह अगर आप थोड़ी देर और सुनते रहेंगे तो और नए शब्द आते रहेंगे, काम कुछ नहीं आएगा जमीन पे। दूसरी बात क्रिमिनल्स की इन्होंने की, तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि एडीआर की जो रिपोर्ट आई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा पे है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स अगर लड़ाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाए हैं। 2-4 नाम मैं गिना दे रहा हूं इनको, जस्ट क्योंकि कई बार ये लोग रिएक्ट करने लगते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो अजय निषाद साहब है, इनके पास 3 चार्जेस हैं। अनुराग सिंह ठाकुर साहब का नाम सुना होगा, 13 चार्जेस। अजय कुमार जी, उस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, IIM में प्रोफेसर हो, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो, आप ये जातिवादी कब से हो गए? मैं देख रहा हूं आप ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह कर रहे हो। इस तरह का जातिवाद अगर प्रोफेसर लोग करेंगे तो कैसे समाज चलेगा? मुझे ये समझाओ जरा आप। नहीं,
इसमें ब्रजेश जी मैं कहना चाहूंगा, जो अभी इन्होंने धर्म जाति की बात कही, एक बात इनकी और जवाब दे दूं, उसके बाद आप मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपकी दिलचस्पी कुमार धर्म ज्यादा जाति है। मैं इनको विकास का कोई विकल्प नहीं है अभिषेक जी, आप प्रोफेसर हैं। एक सेकंड रुक जाओ अशोक जी, आप पहली बारी है ना, लेट हिम कम, उनको कर एक मिनट मुझे हेलो जी, मुझे अपनी बात कह लें दे। अब धर्म और जाति की जो इन्होंने बात कही कि सबकी बात करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में काम बोलता है कह रही जी। थी तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा था, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहा था, कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा था, ईद और रमजान और दिवाली की बात कर रहा था, और जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। इस बार भी संभव है कि चुनाव में ये कहें कि पीएफआई और इंटरनेशनल साजिश, तब आप क्या कर लोगे इनका? वही तो कह रहा हूं ना, ये तो कौन सा मुद्दा कहां ले जाएंगे, उसमें भी मुद्दा मैं सुधींद्र भदौरिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इस डिबेट में। 7 दिन क्यों एफआईआर नहीं हुआ? ऑलराइट, सुधींद्र भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका। अच्छी पहल की है आप लोगों ने कि बीएसपी अब डिबेट में आने लगी है, और ये हम लोगों के लिए ठीक बात है कि अब सबका पक्ष आने लगा है, तो आपका शुक्रिया उसके लिए कि अब आप रेगुलर पॉलिटिकल डिबेट ज्वाइन करने लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीएसपी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ रही है, आपका एजेंडा क्या है, और चुनाव किन बिंदुओं के आधार पर लड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरा, जो ग्राउंड से फीडबैक है, आप मुख्य मुकाबले में सिर्फ आप मुझे बुलंदशहर में दिखाई दे रहे हो, डोंट माइंड, मतलब जो फीडबैक आया वो दे रहा हूं आपको। आपके फीडबैक में आपने स्वयं 2 सीटें गिनाई, एक बुलंदशहर की और एक घाटमपुर की। पता नहीं घाटमपुर आप कैसे भूल गए? मैं भूला नहीं हूं, मैंने एज वाली बात कही है। आज भी घाटमपुर में एज बीजेपी को है। वो हो सकता है एज किसकी है या नहीं है, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। और दूसरी चीज, ये हम लोगों के असेसमेंट हुआ करते हैं कि ये फला पार्टी आगे है, फला पार्टी पीछे है, पर जनता आगे रहती है और जनता ही चुनाव का निर्णय करती है। हम जनता के निर्णय का जो भी निर्णय होता है उसको अक्सर स्वीकार करते हैं। अब जहां तक ये उपचुनाव है, उस चुनाव में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी ठोस नीति सिद्धांत कार्यक्रम पर बनी हुई पार्टी है। ये इधर से उधर परिवर्तित करने वाली पार्टी नहीं है, और इसके परम पूज्य बाबा साहब से लेकर मान्यवर काशीराम जी और फिर इन लोगों के सिद्धांतों को लेकर जिस प्रकार से बहन मायावती जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां हमें अपनी पहचान के बारे में ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। गांव-गांव में लोग ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति है जिसका इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोई सानी नहीं है, वो सुश्री बहन मायावती जी हैं। अब जहां तक विकास का प्रश्न है, जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, इन प्रश्नों पे भी बहन मायावती जी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं और देश में भी उनकी ख्याति है। पर मुझे बताइए कि अब तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है भदौरिया जी कि आप लोग बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इस बार लड़ने क्यों आए हैं, पहला सवाल। और दूसरा एक और सवाल है, जैसे मैं नौगांव सादात वाली सीट अमरोहा की देख लूँ, समाजवादी पार्टी ने वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, आपने भी वही मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। आरोप लग रहा है कि आप वोटों का बंटवारा करवा रहे हैं। ये तो उनके बारे में भी कहा जा सकता है। देखिए ऐसा है, ये तो चुनाव के परिणाम, चुनाव के नतीजे, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। ये हार जीत में तो मैं ये भी कह दूं, कोई ऐसा नेता है इस देश के अंदर जो चुनाव ना हारा हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहो, मुलायम। देखिए मैं तो गुगली फेंक रहा हूँ, आप चाहे खेलिए और चाहे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुलायम सिंह जी स्वयं 2 बार एमएलए का चुनाव हारे हैं, तो ये हार जीत तो चुनाव में होती रहती है। ये दूसरा एक और सवाल है आपसे, फिर मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ता हूँ। ये आजकल ब्राह्मणों पर इतनी मेहरबानी क्यों? आपने देवरिया से एक ब्राह्मण को उतारा है, अभयनाथ त्रिपाठी को। आपको ब्राह्मणों से क्या लेना देना भाई? देखिए एक चीज जान लीजिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, ये सब समाज की पार्टी है, पर हम लोग हर जाति के लोगों को इसमें प्रधानता देते हैं, सम्मान देते हैं। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस जाति के कितने मंत्री थे, कितने विधायक थे और कितने लोगों को
हमने कितना सम्मान दिया। खुला और जातिवाद कर रहे हो और प्रदेश के कह रहे हो लोग कि भी जानते हैं। जातिवादी जहाँ पार्टी तक नहीं है, ब्राह्मण कैसे है, मान लूं मैं? देखिए ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की एक अच्छी संख्या है, उनकी उपस्थिति है, तो उस अनुपात में और उनकी ओके। ताकत के अनुसार उनके चलिए, सफाई की कोई शक्ति के आवश्यकता अनुसार नहीं, उनको जनता सब जानती है इज्जत दें, भदौरिया जी। हम सम्मान देंगे। और आजकल आप मेरे ऊपर गुस्सा रहते हैं, मैं आपसे अलग से बात करूंगा इस विषय पे। ओके, ऑलराइट। कांग्रेस, मैं गुस्सा हूं, मैं तो मैं कहीं गुस्सा देखा आपने? मैं तो भाई बहुत ही सामान्य तौर पर जैसे आपकी बहस चल रही है उसमें आप हिस्सा ले रहा हूँ। ऑलराइट। ओके, उमा शंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। उमा जी, आप लोगों ने भी प्रत्याशी आज उतारे हैं, 6 प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किए हैं। चुनाव कितनी गंभीरता से आप लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव हमेशा कांग्रेस पार्टी ब्रजेश जी गंभीरता से ही लड़ती है और जनता के मुद्दों पर लड़ती है, विकास के मुद्दे पर लड़ती है, एकजुटता, भाईचारे और बंधुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस, आप देखिए कि इस समय जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जब जनता इस बात पे मुहर लगाने जा रही है कि इस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादे किए थे और किया उसके ठीक विपरीत। अगर मैं सोनभद्र के उम्भा से प्रियंका गांधी जी के नज़रबंदी से शुरू करके अजय लल्लू जी की गिरफ्तारी, शहनवाज आलम जो हमारे अल्पसंख्यक के चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी, अनूप पटेल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, कनिष्क पांडे, तमाम नाम है, अनस रहमान से लेके लगातार। आपका मुद्दा क्या होगा इस उपचुनाव में? मैं वही बता रहा हूं। ये लोग क्यों गिरफ्तार हुए? इसलिए गिरफ्तार हुए कि ये लोग जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे थे। ये अरेस्ट हुए हैं इसलिए आप वोट दे जनता? जी, ये अरेस्ट हुए हैं इसलिए जनता आपको वोट दे दे? नहीं, अरेस्ट इसलिए नहीं हुए हैं कि ये लोग मेले में गए थे और चाट खाने गए थे और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मेरे ऊपर क्यों खड़ा कर रहे हो? मैंने तो सवाल किया। आपके दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, ये लोग जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए जेल गए हैं। मैंने नहीं कहा कि चाट खाने गए थे, आपने बोला। योगी जी की बेचैनी, योगी जी की असफलता, अभी कोरोना की बात कर रहे थे। ये चुनाव में 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कोरोना से काल के गाल में समाये हैं, वो असफलता का बखान कर रहे थे। अशोक पांडे जी, आप चेतन चौहान जी के बारे में जो बातें निकल के आई कि जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट था, क्या उसको पूरे प्रदेश और देश ने नहीं देखा? 2 कैंडिडेट ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जहां पर कोरोना के मिसमैनेजमेंट से 2 कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे पास मौजूद है उमा शंकर जी। जी, आपने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 1 ठाकुर को दिया और 3 शेड्यूल कास्ट। आपने एक भी मुसलमान बिरादरी से किसी को वोट नहीं दिया। आपको मुसलमानों से कोई एलर्जी है? नहीं, देखिए, सीट तय करने की एक प्रक्रिया है, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में खुल के कहिए ना कि जातिवाद है। उसमें तमाम सीनियर लीडर्स थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, प्रवीण आयरन जी, तमाम बड़े नेता, प्रदीप जैन, आदित्य जी, योगेश दीक्षित जी, सभी आर.के. चौधरी जी, ये सब बड़े नेता थे, इमरान मसूद साहब, ये सारे लोग उस कमेटी में थे और उस कमेटी ने जिसको इस लायक समझा है कि ये जिताऊ के अरुण राजभर, थैंक यू, मौका दिया है। थैंक यू। अरुण राजभर जी, आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल चुनाव कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक मोर्चा बनाई है जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। इसमें हमने 8 दलों को एकजुट करके हम 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी संयुक्त रूप से उतारने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें हमने दो सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी, बाकी हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। हम देवरिया सीट पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और मल्हनी सीट पर भी हम लोग आपके कैंडिडेट का नाम जान सकता हूँ? अभी हम लोग कैंडिडेट तय कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम डिक्लेयर बिरादरी तय की है, किस बिरादरी को दोगे? नहीं, हम हर जो भी समाज उपेक्षित होगा हम उसको टिकट देंगे, जिसको ये तो नाटक है, सब पहले से डिसाइड रहता है। सारे दलों का नाटक आप देख ही रहे हैं, सारे दल जातिवाद कर रहे हैं। हम सभी जातियों को समेट करके हम उनको लेके चल रहे हैं, जिसका नाम सामाजिक न्याय। आपका मुद्दा क्या है? हमारी मुद्दा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा कर करके 2017 में सरकार हमारे साथ बनाई थी, उस वादों पर इन्होंने खरा नहीं उतरा। सामाजिक न्याय बीजेपी का क्या होगा? उनके पास 6 सीटें हैं। देखिए, बीजेपी का हस्र अब आप रिजल्ट आने के बाद देखेंगे बकायदे से कि किस तरीके। अरे अभी बता दो ना। भाजपा भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। अब पूरे प्रदेश में आप जैसा कह रहे हैं कि जातिवाद, योगी जी को याद होगा जब गए थे चुनाव वोट मांगने के लिए तो हनुमान जी का भी जाति बताया था।
और जब जो व्यक्ति हनुमान जी की जाति बता सकता है, वो चुनाव में प्रत्याशी जो भेजेगा वो जाति के ही नाम पर प्रत्याशी भेजेगा, और जनता इस बार अच्छी तरीके तो से आपका बताएगी। किसी के साथ गठबंधन वगैरह बड़ी पार्टियों के साथ नहीं है मतलब? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। आज अभी 3 दिन पहले आपने देखा निजीकरण के जो खिलाफ पार्टी बिजली खुद बिल। जाति के आधार पर राजनीति कर रही है वो कह रही है कौन कि हम मुद्दों जातिवादी पर चुनाव राजनीति नहीं कर लड़ेंगे। रहा है? आप बताइए, एक पार्टी का नाम बताइए जो जाति के नाम पर राजनीति नहीं करता तो है। मैं तो वही कह रहा हूँ, तो मेरे सारे ऊपर गुस्सा दल- करने से कोई सारे फायदा दल नहीं है। जाति पर ही राजनीति मैं कर तो रहे हैं, सबको लेकिन दिखा दे रहा हूँ कि भैया ये है सारे असली बात। दलों की सरकार लगभग बन चुकी है, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन उत्तर प्रदेश में आपको बेहतर शिक्षा आपको मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। ये भाजपा की तरह झूठ बोलने वाला काम नहीं। आज घोटाला नहीं करने के लिए हम सरकार बना रहे हैं। हम सत्ता में थे तो हम घोटाला नहीं किए। चलो, आम आदमी पार्टी आजकल एंट्री की है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हमने दीपक वाजपेयी मेरे एंट्री साथ किए हैं, वो बेहतर है। ओके, संगठन थैंक चलाने यू, प्लीज वेट। ओके, दीपक वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। क्या आप उपचुनाव 7 सीटों पर हो रहा है? पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? दूसरा सवाल, इसमें 6 सीटें बीजेपी की इज्जत लगी हुई है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। आपका आकलन और आपकी समझ क्या कहती है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा? जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी स्पोक्स पर्सन ने गिनाए हैं। योगी सरकार की एक उपलब्धि है कि कोरोना काल में जो देश भर में कीर्तिमान भ्रष्टाचार का बनाया है, योगी सरकार ने 75 जिलों में भ्रष्टाचार करके 1 रुपए की चीज 8 रुपए खरीद के, मुझे लगता है ये मुद्दा होना चाहिए। कानून व्यवस्था जिस जर्जर स्थिति में है, जिस तरह उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश में पूरे नेशनल टेलीविजन पे धूम मची हुई है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। ये दूसरा कीर्तिमान स्थापित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। मुझे लगता है वो चुनाव का मुद्दा होगा। और तीसरा, जो भयानक जातिवाद और जाति विद्वेष की आग में, प्रतिशोध की आग में जो मुख्यमंत्री जी जल रहे हैं, और यहां पर उत्तर प्रदेश में 6% वर्सेस 94% की जो उन्होंने विद्वेष की लड़ाई खड़ी की है, एक जाति की सरकार चलाई है, मुझे लगता है उस जातिवाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होगी और जवाब देगी। मुझे लगता है 3 प्रमुख मुद्दे ये हैं, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है इनके खाते में। ये 3 उपलब्धियां इनके आप खाते कुछ में हैं। अंदर से नाराज जिनका मुझे लग रहे हो, भारतीय आपकी जनता बातों से पार्टी बड़ी के मतलब स्पोक्सपर्सन ने कहा। मुझे खींच टाइप की दिख रही। कोई प्रॉब्लम है आपको? इतना क्यों अंदर से नाराज हो? हाँ, जी, हम लोग अंदर से नाराज लोग हैं, इसीलिए अपनी नौकरियां कामकाज छोड़ के राजनीति में उतरे इसकी सफाई करने के लिए। ये जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, कोरोना काल में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए ढूंढ रहे थे, हम लोग अंदर से परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं, अंदर से नाराज हैं। तो इसीलिए हम लोग राजनीति में आए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग जाति की राजनीति करने आए हैं। आप बार बार खुशी दुबे के मुद्दे की बात करते हैं, प्रभात मिश्रा के मुद्दे की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं, एक जाति विशेष के खिलाफ आप घृणा का कैंपेन चलाते हैं। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? नहीं ब्रजेश जी, आपकी बात ठीक है, हम लोग जातिवाद के खिलाफ ही यहाँ पर लड़ाई लड़ने आए हैं। पर खुद जातिवादी हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक जाति विशेष का नेता होने का दावा करके 94% लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे गोरख यादव की छाती पर इनके नेता रख के गोली मारते हो, या हाथरस में बलात्कारियों के साथ खड़े हो, इनके सांसद मिलने जाते हो, चाहे इनके नेता जो निर्भया है हमारी हाथरस की दलित समाज की, उसके चरित्र पर टिप्पणी करते हैं। इस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई। आपकी बात सही है कि जातीय विद्वेष की जो सरकार खड़ी की है, 6% बनाम 94% की जो सरकार खड़ी की है योगी जी ने, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। आप चुनाव, अच्छा पूरी रामायण पढ़ लिया आपने, चुनाव लड़ोगे उपचुनाव या नहीं, ये तो बता दो। नहीं, हम लोग आम आदमी पार्टी उपचुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेगी। और हमने एक टाइम टेबल तय किया पंचायत चुनाव। इसका मतलब साफ है कि आप उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने आए हैं। उपचुनाव अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो इसका साफ मतलब है कि अराजकता फैला रहे हो उत्तर प्रदेश में। देखिए ब्रजेश जी, ये अधिकार मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, यानी आप, वो उसका अधिकार है इस पर टिप्पणी करने का। हमने एकदम नाक की सीध में देखते हुए अपना लक्ष्य तय किया हुआ है। भाई देखिए, अल्टीमेट गोल क्या है? चुनाव लड़ना। आइए चुनाव लड़िए और बीजेपी को आप हराना चाहते हैं, हरा के दिखा दीजिए। और इसके बाद गलत बात बोली? चुनाव लड़ेंगे सभी बिल्कुल सही कहा आपने। तो लड़ो चुनाव, क्यों नहीं लड़ते हो? डरते हो क्यों हो? आओ मैदान में, आओ और अभिषेक मिश्रा को हरा दो, आओ और सुधींद्र भदौरिया को हरा के दिखाओ। बहुत बढ़िया, यही चुनौती ब्रजेश जी जो आपने दी है ना, यही चुनौती हमें दी गई थी कि बाहर आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं लोकपाल की, आइए चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए, कानून बनाइए, बदलाव कीजिए।
हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और एक राजनीतिक बदलाव की इबारत दिल्ली में लिखकर दिखाई है। हमको ये चुनौतियां अच्छी लगती हैं क्योंकि इस देश में राजनीतिज्ञों का मानना है कि आम आदमी की क्लियर औकात ही कि क्या आम है। आदमी ये पार्टी क्या बाई चुनाव इलेक्शन लड़ेगा? आप ये कैसे चुनाव जीतेगा? किसी को तो ये सपोर्ट करेंगे? चुनौतियां हमें अच्छी लगती हैं, किसी इनका को सपोर्ट स्वागत करेंगे है आप? राजनीतिकों की आप तरफ किसी से को सपोर्ट कि करेंगे? आम आदमी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हम क्वेश्चन, लड़ेंगे। आप किसी को सपोर्ट करेंगे? जो पैसा देगा। हम किसी को इस चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव। तो अभी हम किसी पार्टी को इसमें Thank you. सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। इस नाउ उपचुनाव इट्स में क्लियर कि आप अराजकता फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, वीरेंद्र सिंह देखिए, जी, गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आप मुझ पर अनार्किस्ट का टैग लगाना चाहते हैं तो इसका स्वागत है। वही मैं कहूंगा, ये जजमेंट आपके हाथ में, बाकी लोगों मेरे के हाथ ऊपर में। गुस्सा क्यों कर रहे हो? असली मत सर्टिफिकेट गुस्सा जनता करो, देती शांत। है। दिल्ली कूल में डाउन। भी अपन यही तो आरोप हर लगा था और इसके बाद देखो, जनता मेरा ने काम हमको क्या है कि हर तरह विधानसभा से का सवाल सर्टिफिकेट पूछना, बनवा के भेजा था। आगे से पूछना, पीछे से पूछना, दाएं से पूछना, बाएं से पूछना, सिर के ऊपर से बिल्कुल सर, पूछना, स्वागत जमीन है। के नीचे से पूछना। स्वागत है। ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है स्वागत पूछना। है। मैंने पूछा, बुरा नहीं बिल्कुल। मानना चाहिए। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, वीरेंद्र स्वागत जी, है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनाव निश्चित ही इम्पोर्टेंट है और हर चुनाव का महत्व है, लेकिन ये चुनाव इसलिए विशेष है कि करीब 1-1.25 साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर आम चुनाव होंगे। काला है। इससे पहले जितने उपचुनाव हुए उसमें कई सारे उपचुनाव बीजेपी हारी। लोकसभा में तो पिछली बार ये सारे उपचुनाव हार गए, मुख्यमंत्री की भी सीट हारे, डिप्टी सीएम की भी सीट हारे। लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी लगता है। एक तो उपचुनाव सत्ता के चुनाव माने जाते हैं, दूसरा ये है कि बसपा और सपा ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो पहले भी लड़ी है, लेकिन जब बसपा और सपा चाहे गठबंधन हुआ हो चाहे आपसी समझौते से बिना गठबंधन के लड़े हों, वो बीजेपी को हराने में कामयाब रहे हैं। अब की बार जो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी ले सकती है। अच्छा, बीजेपी का विकास न चले, नोटबंदी न चले, रोजगार न चले, तो हिंदू मुसलमान तो चलेगा ही, तो वो तो उस पे आखिरी में गिरा ही लेंगे। आखिरी में तो बीजेपी इस पे खींच लाएगी ही। और इस देश में, इस प्रदेश में आदमी के घर में सवेरे चूल्हा जले चाहे न जले, लड़का की नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन मुसलमान और हिंदू की नफरत में कोनो कमी नहीं आवे चाहिए। और इसके लिए वो वोट देगा बीजेपी को। बीजेपी चाहे डंडा से मारे बनिया को, व्यापारी के ऊपर चाहे जितना टैक्स लाद दे, चाहे जितनी इनकम टैक्स की रेट करा दे, चाहे नोट बोरा में पानी में भर के फेंक आवे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। ये सब बड़ा सेट पैटर्न है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। इस बार उपचुनाव में कुछ मुद्दे नए आएंगे वीरेंद्र जी, या फिर जो आप बता रहे हैं वोटिंग पैटर्न उसी स्टाइल में उत्तर प्रदेश में होगा? देखिए, मुद्दा तो ब्रजेश जी सबसे बड़ा ये है कि पूरे देश में, प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी फैली है। स्कूल बंद है, फीस चालू है, ये भी तो मुद्दा है कि भैया पढ़ा नहीं रहे हो, फीस पूरी ले रहे हो। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने के लाले हैं, ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? घर के खर्चा चल ना पाए, और खर्चा वही उतना है, आमदनी घट गई। और उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ क्राइम तो हमेशा चुनौती रहा, सरकार किसी की भी हो। आप देखिए, कोई विधानसभा सत्र होता है, खाली उसमें क्या हंगामा होता है, क्राइम को लेके, अपराध बढ़ गया, कानून व्यवस्था फेल हो गई, हर विधानसभा सत्र में हंगामा। चुनाव में भी ये मुद्दा है। अब मुद्दा मानो तो है, और अगर ये मानो कि नहीं मुसलमान का ठीक कर दीस, तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर तो हम दाल रोटी भी खा के सुकून है हमें, क्योंकि मुसलमान को ठीक कर दिया। अगर ये बातें रहेंगी तो विकास की बात क्या करना? विकास की बात तो झूठी है। तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा इज्जत तो इन्हीं की फंसी हुई है। देखिए, इज्जत तो 6 सीट इनकी है, 1 सीट समाजवादी पार्टी की है। आप आज राष्ट्रीय लोक दल ने कहा
कि 6 सीटों पर वो सपा का समर्थन करेगी और सपा ने बुलंदशहर में उसको समर्थन कर दिया है। हाँ, सीट दे दी है शेर खाली में। यही इनका एक गठबंधन है, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब बीजेपी के पास देखिए तमाम सारे नेता हैं, संसाधन है, सरकार है, और वोट का जो बंटने का फायदा है वो बीजेपी लेगी। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में बहुत होते हैं ब्रजेश जी, लेकिन कभी मंदिर आ जाता था, कभी दंगे हो जाते थे, कभी फंडिंग की बात आ जाती है, तमाम सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं और चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। लेकिन मैंने जितनी बातें कही, आज बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, स्कूल फीस, लोगों का इलाज, अस्पताल, कोविड, कोरोना, ये सब मुद्दा है। अगर इसको लोग नजरअंदाज करके हिंदू मुसलमान पर वोट देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का भला खुद जनता करेगी, क्योंकि जनता भी वैसे चाहती है। देखिए, एक दिन एक पत्रकार ने लिखा था कि इस देश में जनता को 2 तरह की चीजें पसंद हैं, चाटुकारिता और फाड़ूकारिता। दोनों का अलग अलग दर्शक वर्ग है। चाटुकारिता वालों को भी लोग पसंद करते हैं और फाड़ूकारिता वालों को भी। तो हम आप तो दूसरे वाले में हैं। खैर चलिए, ब्रजेश जी फाड़ू करता कर रहे हैं। अब वो काम मैंने वीरेंद्र जी को दिया हुआ है, आप चिंता मत मैं करें। जो है ये कहूँगा कि भाई हमारे प्रदेश की जनता आज से जो है नामांकन शुरू हो गया है। 7 सीटों पर थोड़ा देखिए, सावधान वीरेंद्र जी की रहे। जो बात होती है ना, ये एक पत्रकार ऐसे हैं जो आम आदमी के पत्रकार हैं। सड़क पे चल रहे एक आम आदमी जो बिल्कुल। अंत्योदय का व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, वीरेंद्र जी उसके पत्रकार हैं। तो इनकी बातों को आप भाजपा के हैं। पत्रकारिता के स्टैंडर्ड पे मत मापा करिए। आम आदमी क्या सोचता है, वीरेंद्र जी हमेशा ये बात बोलते हैं, इसलिए इनको सुनना बहुत आवश्यक होता है। भाजपा वीरेंद्र के जी। हैं। बहुत टीवी ब्रजेश जी एक ने ऐसा पत्रकारिता, माध्यम है। ब्रजेश जी, ये पत्रकारिता की एक नई विधा है जो वीरेंद्र जी ने शुरू ये की। बिल्कुल ठीक आम बात आपने। आदमी की आवाज पत्रकारिता से एकदम गायब हो गई थी, तो ये बात वीरेंद्र जी बोलते इसीलिए इनकी हैं। आवाज पूरे देश में अपना इम्पैक्ट बना रही है। ठीक है। ओके वीरेंद्र जी, देखिए, कंप्लीट करें। मेरा ये मानना रहा है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो लाखों करोड़ों लोगों की भावना टीवी के माध्यम से एक पत्रकार के रूप में कही जा सकती है। जो लोग शायद अपनी बात नहीं कह पाते, हर मंच उनको उतना मंच नहीं मिलता, तो जन भावना का आदर और सम्मान होना चाहिए। वैसे 7 सीटों पर उपचुनाव है। जी, प्रदेश की जनता से अपील है कि अगर रात में सफेद कपड़े में कोई आकर आपके पाँव पकड़ ले तो आप उसे भूत मत समझिएगा, हो सकता है वो विधायक पद का उम्मीदवार भी हो। तो इसलिए रात बिरात अगर घबराने की जरूरत नहीं है, ये सूचना है केवल, जनहित में जारी है। जनहित में जारी। तो चलिए, आज की तारीख में कैसे चुनाव लड़े जाते हैं ब्रजेश जी, उस पर 4 लाइनें कहूंगा। भदौरिया जी मुझसे आज पूछ रहे थे डिबेट में आने से पहले कि वीरेंद्र जी रहेंगे कि नहीं, तो मैंने उनसे कहा नहीं रहेंगे। हाँ, कंप्लीट करें वीरेंद्र जी। 4 लाइनें आज के चुनाव के हालात पर कहूंगा कि सच पर्दे में रखो, झूठ को नंगा कर दो, और यार चुनाव आ रहा है, कोई दंगा कर दो, और चलो किसी घटना पर कड़ी निंदा की जाए, और चलो अब किसी के सर पर टोपी तिरंगा कर दो, और ज्यादा नहीं कुछ पुराने वादों को नया करना है, उड़ान सस्ती कर दो और भूख को महंगा कर दो। बहुत अच्छी वाह, बात। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत डिबेट अच्छे के वीरेंद्र प्रथम चरण में 3-4 बातें निकलकर मुख्य रूप से सामने हैं। पहला, क्राइम, कोरोना, कास्ट और करप्शन, 4C। इन 4 मुद्दों में विपक्ष ने उठाए कि इन 4 मुद्दों पे आपकी सरकार फेल है और लोगों के इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, और बेरोजगारी इसमें अलग से जोड़ी गई। जवाब है आपके ब्रजेश पास? जी बहुत अच्छी। मैं उन 3 पर फिर 3 बात ही रखना चाह रहा हूं कि 3 ही विषय फिर मैं रखूंगा। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन। मैं तीनों पर ही बारी-बारी से- बेरोजगारी। मैं तीनों पर ही आ रहा हूं सर। और जो लोग विकास में विश्वास नहीं रखते वे साजिशें रचते हैं। वैसे विकास का कोई विकल्प नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा संकल्प है। ये नारा नहीं है, ये हमारा संकल्प पर है। दीपक वाजपेयी तो कुछ दूसरा और कह रहे विषय- थे अभी। दूसरा विषय है
दीपक जी का भी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा कुछ और ही वो काम उन्होंने आजकल स्पष्ट कर रहे कर हैं। दिया है, मैं उसको कहने जा एक रहा हूं। सेकंड, वन बाय वन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, वो आप जो- मेरे जो- साजिशों जो- की राजनीति प्लीज करेंगे। दीपक जी एक कह रहे एक थे, वन बाय वन दीपक जी प्लीज। जो कह रहे थे, दिल्ली पहली में बात बता इन्होंने दूं बहुत साजिशें की, कि इन्होंने बहुत दीपक communal भाई, प्लीज, अरे आप भैया, कराने की कोशिश आप की, तो सीनियर वर्गों के लीडर बीच है, दंगा कराने की कोशिश की, डिबेट बुरी तरह डिबेट हार की का थोड़ी मुंह मर्यादा देखना मर्यादा। ओके, विपक्ष- कुमार अशोक बोले आप। विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति कर रहा है और वह जाति में वर्ग में बांट करके प्रदेश को जलाने का, दंगा कराने का एक बहुत बड़ी साजिश कर चुका है, जो और आप सबके इस पर सामने कतई आ विश्वास चुकी है। नहीं करते हैं जाति तीसरा, धर्म पे? हम बिल्कुल नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये हमारा नारा नहीं, हमारा क्यों संकल्प, हंस रहे हो भाई राजभर जी? हमारा संकल्प। क्या नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपको? तीसरा जो विषय है, आती है नहीं, हंसो मत पल अरुण जी, इनकी ब्रजेश बात जी, पर हंस आपके रहा है। दर्शक हंस रहे हैं जो अरुण अशोक जी, कुमार अरुण जी, के ऊपर। प्रदेश की जनता आप केवल 24 क्यों हंस क्यों रहे हो आप? एक सेकंड, अरुण जी, हम एक बात सबका बताएं, साथ, सबका हाँ, आता हूँ, सारे आता हूँ। दर्शक हंस रहे हैं आपके। अरे एक तीसरा सेकंड, पार्टी के प्रवक्ता की शांत हो बात। जाइए, शांत हो तीसरा जाइए, विषय भी आ जाए। शांत हो जाइए, बोलने उत्तर दीजिए। प्रदेश में हम इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है योगी सरकार कि हम कोई कैराना और कांधला नहीं होने देंगे। हम किसी प्रकार से एक बार फिर जिस तरह से महाराजगंज और आजमगढ़ के बारे में क्या एक ख्याल सेकंड रुक है जाओ, केवल हाथरस करेंगे, अशोक जी? एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। उन्नाव करेंगे। महाराजगंज अरे और बोलिए, आजमगढ़। बोलिए, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं क्या? हम कुलदीप सेंगर जी आपके जो नो, दीपक जी, अब आप गलत कर रहे हो, हैं, प्लीज। वो हम केवल सबकी उन्नाव आवाज का उनकी है, हाथरस केवल उमा कराने शंकर की के आवाज। लिए। आरोपित आप केवल उनकी। सांसद जेल कुमार अशोक की आवाज दी जाए बस, कुमार अशोक अशोक। जी, हम कौन आरोपित? हम कैराना और कांधला नहीं बनने देंगे, हम ओके। जवाहर बाग नहीं बनने देंगे। ओके। और हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अराजकता को हमने तो ये पूरी तरह आपके से ऊपर नेस्तनाबूद 4 आरोप किया हैं, मेरे है। सवाल सुन तो लीजिए हमने आप। इनको पूरी तरह से क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन और योगी बेरोजगारी। आदित्यनाथ की कोई जात नहीं है। ये लोग पहले ब्राह्मण और ठाकुर में लाने का काम करते रहे, उसके बाद उन्होंने दलितों को लड़ाने का काम किया। तो ये साजिश कामयाब नहीं होने वाली है। हमने आपसे पहले ओके, कहा, जवाहर प्रोफेसर बाग नहीं होने अभिषेक देंगे। मिश्रा, आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग जातिगत आधार पर उत्तर ये प्रदेश सिर्फ बांटना चाहते हैं। धर्म और जाति की बात अब मैं हो गया ना, आप शांत हो जाओ। और आप धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं, और आप क्या पलायन उलायन कुछ पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला। विकास का कोई हाँ, सरोकार विकास नहीं पर आप विश्वास नहीं करते हैं, और ये सिर्फ विकास करते हैं। आपका जवाब? ब्रिजेश जी, जो लोग विकास की शायद डेफिनेशन में सिर्फ विकास दुबे को जानते हैं, अगर इन्होंने झूठ बोलने उनको को विकास संरक्षण मान आपने दिया दिया था, था। प्लीज, अब तो आप सच हो बोलोगे नहीं, सकता है। प्लीज। अगर आप 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था, अगर वो सच हो गया हो तो मुझे बता दीजिए। 75 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली थी, वो सच हो गया तो बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कितनी बार कह चुके उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। 16 तारीख फिर से सामने आ रही है, आपको भी हमको भी उत्तर प्रदेश की सच्चाई पता है। आपको याद होगा 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो आज हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त दिया था 59,000 भर्तियों के पूर्ण करने के लिए। आज तक उसकी काउंसलिंग के सेशन का शेड्यूल नहीं तय हो सका है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाल है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। विकास की ये लोग बात करते हैं। आज की तारीख का लोवेस्ट कैपिटल एसेट फॉर्मेशन इस समय है। आज की तारीख का पिछले साल का सबसे कम रेट ऑफ ग्रोथ उत्तर प्रदेश का इनकी सरकार ने दिया। सबसे कम जीएसडीपी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ये विकास की बात करते हैं। इन्होंने 4 एक्सप्रेसवेज घोषणा की थी, मेरा चैलेंज है एक पूरा करके दिखा दें। इन्होंने एक एयरपोर्ट की घोषणा की थी, मेरा चैलेंज है ये पूरा करके दिखा दें। अरे ये विकास के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश को जितने थाने, आपने एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 3 है। जस्ट वेट, ओके। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, दूसरा सवाल है मेरा आपसे। आप अभी अपनी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, सिर्फ 4 सीटों पर घोषित किया है आपने। देवरिया और बांगरमऊ में आप प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए हैं और कह रहे हैं कि आप बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन वैसे अभी बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए। सिर्फ लड़ेंगे नहीं, मजबूती से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे। प्रत्याशी आ जाएगा ब्रजेश जी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अभी तो वक्त है, प्रत्याशी आ जाएगा सामने। ओके, अब सुधींद्र भदौरिया जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे सर। बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है और वो जाति कहती तोड़ना चाहते हैं, वो धार्मिक मसलों पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, दलित उनके साथ हैं बता रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है सर? देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तो शायद पूरे देश की जनता को भी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता को है। ये आज जग जाहिर है कि योगी जी के प्रदेश में कितना विकास हुआ वो भी जानते हैं, और मोदी जी के जो प्रधानमंत्री हैं, आज हमारा 23% माइनस हो गया है विकास का दर, और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया।
भाई मोदी जी और योगी जी दोनों के नेतृत्व में एक देश में सरकार चल रही है, एक प्रदेश में चल रही है। और जो पलायन करके मजदूर गए पूरे देश में कोरोना काल के अंदर, उनमें सबसे अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश में गए और वहां पर उन लोगों को रोजगार तो दूर रहा, वहां पर रोटी भी नसीब नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। अभी ये इस तरह का एक कानून लाए हैं जिसमें कि धान कटने के बाद किसान कहाँ जाएगा ये भी तय नहीं है। तो किसान अलग परेशान है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर भटक रहा है, महिलाओं के साथ, चाहे मैं हाथरस की कहूँ, चाहे मैं बलरामपुर की कहूँ, चाहे मैं भदौरिया जी, एक इंटरप्शन है, एक इंटरप्शन है। कहाँ की बात कहूँ मैं? 3.5 साल में पहली बार मैंने मायावती जी को थोड़ा सा गुस्से में देखा बीजेपी के खिलाफ। पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा वगैरह मांगा, राज्य सरकार को काफी कुछ भला बुरा कहा, योगी जी के लिए भी काफी कुछ बोला। 3.5 साल चुप क्यों रहे आप लोग? इसलिए आरोप लगा कि आप लोग बीजेपी के पीछे खड़े हैं। देखिए, ये आपकी परिभाषा हो सकती है, आपकी समझ हो सकती है, पर उत्तर प्रदेश की जनता जानती है हमारी नेता की नीति। भाइयों, क्या मैं ना समझ हूं? आज आप जवाब दीजिए भदौरिया जी को। मैं ना समझ हूं अगर मैंने ये सवाल किया? हमारे नेता की नीति और नियत स्पष्ट है और देश की जनता इस बात को जानती है। आपने उस दिन भी मुझसे कहा था कि आप नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा था, मैं ये कह रहा था कि उनकी नीति और नियत के बारे में आम जनता जानती है। अगर आपकी नीति और नियत स्पष्ट है तो मैं आपसे माननीय भदौरिया जी जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, और उत्तर प्रदेश सवाल करता है आपसे कि बहन मायावती हाथरस में पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने क्यों नहीं गई? ये जवाब 24 करोड़ जनता चाहती है। जिस दिन ये घटना घटी, बहुजन समाज पार्टी के वहां पर प्रतिनिधिमंडल गया था। आज सोशल मीडिया में उठा के देखिए, सब जगह है। और मैं बहन जी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे गया चरण दिनकर थमा रहे हैं। कोरोना काल में जैसे मैं राफेल बता पूछ रहा हूँ, आप मुझे मिथ थमाए दे रहे हो। मतलब मैं बहन जी के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए भाई, दलितों की सबसे बड़ी रहनुमा, आज की डेट में अनडिस्प्यूटेड दलित लीडर, वो क्यों नहीं गई आंसू पोंछने? ये सवाल है। आपसे ये नहीं कहूंगा ब्रजेश जी कि आपने समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कहा जो आप हमारे लिए कह रहे हैं, पर मैं नहीं, पर वो रहनुमाई नहीं करते ना, वो तो खुल के कहते हैं कि वो दलितों के नेता नहीं है। कोरोना का काल ना, देखिए एक चीज जान लीजिए, कोरोना का काल है, उनकी पार्टी में भी 2 मुख्यमंत्री रहे। मैं तो ये भी कहता हूँ, योगी जी भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए, बहन जी भी नहीं गई। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, सबके लिए एक मापदंड होगा। और मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी के बारे में आम जनता विश्वास करती है, वो भी समय आएगा, वो सब जगह जाएंगी, सब जगह। एक सवाल और बता दो। है कोरोना का संकट दुनिया में पहली बार आया है। अच्छा, सुन तो लीजिए, एक सवाल ले लीजिए, छोड़िए कोरोना, किसी और दिन बात करें। पोस्ट इलेक्शन या प्री इलेक्शन बीजेपी से कोई दोस्ती वगैरह की कोई गुंजाइश? देखिए एक चीज जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की कोई किसी से दोस्ती नहीं है, अकेले मैदान पर है और दिखाएगी आपको कि हम लोग 2022 में अकेले लड़ रहे हैं आज तक, और हम लड़के। थैंक यू भदौरिया जी। मैं उमाशंकर पांडे जी को लाता हूँ। थैंक यू भदौरिया जी। देखिए, मैंने अगर पूछा कि बहन जी क्यों नहीं गई, मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि योगी जी क्यों नहीं गए, मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा से पूछता हूँ कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, ये सब मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या गलत सवाल पूछा हूं मैं शंकर? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। जो लोग तमाम सारे जातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा, डिजिटल है, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, वरना ये सब मुझे दबोच लेते हैं अभी। बिल्कुल दावा करते हैं, जो लोग उनके मसीहा बनने का दावा करते हैं। पिछले 3.5 साल में योगी जी के अत्याचारों के खिलाफ न बहुजन समाज पार्टी और न समाजवादी इस्तीफा मांगा ना, दोनों दिखाई नहीं दे। नहीं, इस्तीफा ट्विटर करते। अच्छा बहन जी, आजकल मैंने देखा है सलाह देती हैं भारतीय जनता पार्टी को, निंदा उंदा नहीं करती हैं। सरकार को ऐसे करना चाहिए, सरकार को हाथरस में ऐसे करना चाहिए। आजमगढ़ बलरामपुर 4 बार की मुख्यमंत्री अपना अनुभव बांट रही है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, हमें नहीं। आप तो 89 से बाहर उत्तर प्रदेश में, आपको जलन है, एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी जलन है। ब्रजेश जी, पिछला उपचुनाव 2019 का था
उसमें बसपा की क्या स्थिति हुई वो स्पष्ट हो गया, और इस बार भी उपचुनाव होने जा रहा है, आपका वो भी पूरा स्पष्ट ध्यान हो जाएगा। मायावती की निंदा करने में क्यों लग जा नहीं, रहा है? हमारा ध्यान आप क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपने ऐसा प्रश्न आपकी पूछा, प्रॉब्लम क्या है? आपने प्रश्न खुलकर बताओ। पूछा, आपने प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देना पड़ा, और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, योगी जी की जो सोच है वो तो हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और मायावती जी भी कहीं सड़क पर उतरकर इन पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई, डरते रहे कि जेल ना जाना पड़ जाए। मायावती जी भी डरती रही, अखिलेश यादव जी भी डरते रहे। तो ये डर जो है वो डर नेता नहीं बनाता है, 6 सीटों पर मैनेजर चुनाव लड़ रहे बनाता हो, है। क्या उम्मीद है आपकी? देखिए ब्रजेश जी, मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं फिर आ रहा हूं। जनता ने देखा है 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, चाहे शिक्षा मित्रों की बात हो, अनुदेशकों की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात हो, बेरोजगारी की बात। अभी जो अजय लल्लू जी ने प्रश्न लगाया था, लास्ट बात मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 2018 में 5.92% से बढ़कर 2019 में, यानी कि कोरोना के पहले जस्ट डबल हो गया था। 9.97% हो गया था, यानी कि तमाम सारे जो इन्वेस्टर समिट की बात की गई थी वो सब दिखावा चला हुआ था। दलितों, बेरोजगार बिल्कुल नहीं की बात करते हैं, उनके हक और हुकूक की बात करते हैं। थैंक यू उमाशंकर जी, शुक्रिया। आप भी दलितों, पिछड़ों के हक और हुकूक की बात करते हैं। एक परिवार का आंसू पोंछने तो आपके नेता भी नहीं गए। क्या आप सिर्फ राजभर कम्युनिटी के नेता हैं? राजभर के अलावा बाकी कम्युनिटी को प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं जाओगे? दरअसल आपके कैमरे में हम लोगों के नेता कैद नहीं हो पाते हैं, इस वजह से शायद कम से कम भारत समाचार के लिए तो नहीं बोल रही है। उत्तर प्रदेश में जब वो घटना घटी थी तो सब हमारे प्रतिनिधि मंडल हमारे गए थे, कम से कम 50 लोगों की संख्या में। आपके पिताजी गए, ओम प्रकाश राजभर, जो सबसे बड़े लीडर हैं। नहीं, ठीक बात है, हमने पहले भेजा, वहां की वास्तविकता पूरी घटना का हमने जायजा लिया, जो बताया गया उस आधार पर जब देखा गया कि विपक्ष पर हमला सरकार करा रही है, तो हम लोग वहां यह देख रहे हैं कि जो भी जा रहा है तो सरकार अटैक करा दे रही है। इसका मतलब डर गए हो? नहीं, डरे नहीं है। ये सरकार जो अपनी फेलियर दिखा रही है कि हम डरा करके लोगों को रोकना चाहते हैं, हम तो जाना चाहते हैं, वहां लोग रोक रहे हैं कि मत आओ, यहाँ आ जाओगे तो मार देंगे। लेकिन सबसे बड़ी आप चाहिए, आप क्या मुकदमे से या मुकदमे से हम लोग नहीं डरते हैं, मुकदमे तो बहुत सारे हो चुके हैं, मुकदमे से थोड़ी ना कोई डर रहा है। डर इस बात से रहा है कि ये सरकार फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने का काम कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, कुशीनगर में 2 राजभर की हत्या हो गई। इस चैनल पर बैठने वाले लोग, एक भी व्यक्ति चर्चा नहीं किया कि वहां डबल मर्डर जिसने किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उसको लोग बचाने में लगे हुए हैं। भदोही में हत्या हुई है, उसको बचाने में लोग लगे। जो भाजपा से जुड़ा हुआ है उसको सिर्फ बचाने का काम हो रहा है, जो भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ उसके ऊपर एनएसए लगाकर जेल भेजा जा रहा है। ये हकीकत उत्तर प्रदेश की देखा जा रहा है। ये कहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहते हैं, तो कहते हैं तो हंसी आती है। महिलाओं पर सबसे बड़ा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आकर के यहाँ सबका साथ सबका विकास गिनाते हैं। पर ओम प्रकाश राजभर नहीं गए हाथरस, ये भी नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाने वाले थे, लेकिन वहां के लोगों ने मना किया कि अभी आइए नहीं, मत आइए, यहाँ असंतुलन व्यवस्था है, यहाँ आएंगे तो विवाद बढ़ेगा। दीपक वाजपेयी की तरफ विवादित लोग नहीं ना जाकर बात करेंगे। थैंक यू। ओके दीपक वाजपेयी जी, देखिए 2-3 मुद्दे निकलकर इस चुनाव में सामने आए। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, मुख्य तौर पर दलितों का उत्पीड़न हो या ब्राह्मण समाज का मसला हो या फिर क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन और बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों के आधार पर क्या एक बेहतर माहौल विपक्ष के लिए है उत्तर प्रदेश में अथवा नहीं है? आप लोग तो लड़ नहीं रहे हो, तो आप बाकी विपक्षी दलों को क्या सजेशन देना चाहोगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमारा सबका कर्तव्य यह है, जिस तरह अन्याय की व्यवस्था बनी है उसके चलते आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता की प्रॉब्लम बन गई है। तो बीजेपी का सही मतलब भारतीय जनता की प्रॉब्लम बन गया है। इस अन्याय के खिलाफ, इस प्रॉब्लम के खिलाफ सबको लड़ने की जरूरत है। आज के चुनाव में क्यों मायावती जी लड़ रही हैं? उन्होंने अभी योगी जी का इस्तीफा मांगा, उत्तर प्रदेश सरकार को लानत भेजी, मायावती लड़ तो रही है। अरे पी तो आप में भी लगा है। चलिए, ये तो ये प्रदेश की जनता पार्टी तो आप में भी लगा है, प्रॉब्लम तो आप में है। मैं उनके खिलाफ कोई बात, किसी के खिलाफ कोई बात करने नहीं आया। मैं तो केवल ये कहने आया हूं कि जब ये जनता वोट डाले तो ध्यान करे कि सीबीआई की जांच ऑर्डर करने के बाद सबूत मिटाने के लिए 10 दिन का टाइम एसआईटी को क्यों दिया गया हाथरस में।
जो इंद्रकांत जी की हत्या जो हुई महोबा में, जिसमें पुलिस का एसपी और डीएम मिलके 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूल कर रहे थे, उसमें एसआईटी ने, जिसको न्याय देने की जरूरत थी, उस एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। आपने देखा तीसरी एसआईटी कोरोना में बनाई गई तो वो सारे सबूत मिटाने में लगी, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर आप एसआईटी से समझ लें, ये केवल जातीय हिंसा के लिए एसआईटी का इस्तेमाल कर रही है। यही एक मूल आइडिया है भारतीय जनता पार्टी का, जाति प्रतिशोध में जलती हुई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का। मुझे लगता है जनता को ये सब ध्यान करके और वोट करना चाहिए और विपक्ष को इस व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का आरोप है कि हाथरस में संजय सिंह ने स्वयं अपने ऊपर हमला करवाया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस पर राहत इंदौरी जी का शेर है कि अब कहां जाओगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेर है, सुनिएगा। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। ये हाथरस में भी कह रहे हैं कि उसकी मां और भाई ने ही उस हत्या करने की, पीड़िता की कोशिश की। वो बता रहे हैं कि निर्दोष लोग बंद हैं जेल में, उनसे मिलने उनका सांसद जा रहा है। इंद्रकांत जी के लिए कह रहे हैं उन्होंने खुद ही अपने को गोली मार ली। ये भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता की एक सीमा है। चाहे वो महोबा में देख लीजिए, चाहे हाथरस में देख लीजिए। और खुशी दुबे भी बहुत बड़ी क्रिमिनल बता रहे हैं ये लोग, ये खुशी दुबे भारी क्रिमिनल है बता रहे हैं। आप ये देखिए कि एक नाबालिग बच्ची जिसका 2 दिन पहले विवाह हुआ, उसको इन्होंने गैंगस्टर्स की तरह जेल के अंदर रखा हुआ, 17 मुकदमे लाद रहे हैं। ये कायरों की फौज है भारतीय जनता पार्टी। एक समाज की इज्जत, एक घर की इज्जत, एक घर की बहन बेटी, उसके ऊपर ऐसे अत्याचार जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, जिनके पास कोई देश का प्रदेश का मुद्दा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ना कोई मुद्दा है। आज की परिस्थिति, अभी किसान की बातें कर रहे थे, अभी किसान के लिए आप पश्चिम से आने वाले सारे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए चाहे वो रमोला शुगर मिल रही हो, चौधरी चरण सिंह को छोड़ के एक भी नेता किसान नेता नहीं है, सिवाय आदरणीय चौधरी चरण सिंह को छोड़ के बाकी सब लोगों ने किसानों को वोट बैंक समझ करके उनका इस्तेमाल किया है। अगर रमोला शुगर मिल की बात हो, जो शुगर बाउल है, उस शुगर बाउल को भी अपग्रेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो क्षेत्रीय शुगर मिल हो और चाहे वो रमोला शुगर मिल हो, तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, ना कोई मुद्दा आपके पास है, तो किस विषय पर आप चर्चा करने बैठे? दीपक बाजपेयी, आपके पास खुशी दुबे के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लगाने की बात कर रहे हैं, कोई मुद्दे की जानकारी आपके नहीं है। आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? आपसे 3 बार ब्रिजेश जी ने पूछा, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ दूसरे की निंदा करना आपके पास मुद्दा है। और यहाँ का वोट लेकर के और उसके बाद सीधा बांग्लादेशियों को दे देना, बांग्लादेशियों को बसा देना। आप दोनों शांत हो जाइए, इन दोनों की आवाज बंद करिए। थैंक यू। ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को लाया जाए। ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को सीन में लाया जाए। भाई प्रोफेसर साहब, दीपक बाजपेयी की बात से सहमत हो या असहमत हो? जी, मैं बिल्कुल दीपक बाजपेयी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन तक आवाज पहुंच ही नहीं रही उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की, उत्तर प्रदेश की बच्चियों की चीखें और चिल्लाहटें, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी की, उत्तर प्रदेश तो आप इतना आम आदमी पार्टी से क्यों सहमत हैं? कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी समाजवादी पार्टी से? पहुंच ही नहीं रही समाजवादी पार्टी की आप पार्टी से कोई सहमति है? नहीं ब्रिजेश भाई, जब बात सही कही जाएगी, आपने आम आदमी पार्टी सहमति नहीं पूछी थी, आपने कहा था वाजपेयी जी से सहमति है कि नहीं। मैं नॉर्मली वाजपेयी जी से सहमत रहता हूं, जहां मिल जाते हैं तो क्योंकि वो बात सही कह रहे हैं। मतलब जातिवाद करते हैं इसमें भी, बड़ी निर्लज्जता, प्रवक्ताओं में भी जातिवाद फैलाते हैं, सेंसिटिविटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी बात सुनाई नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा था। ओके, सुधींद्र भदौरिया जी, क्या दीपक बाजपेयी की बातों से सहमत किया जा सकता है या नहीं? सब लोग शांत हो जाए। हमारे पारिवारिक संबंध है। हाँ ठीक है, शुगर बाउल की रोज बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे घर आओ जाओ, न्योता हकारी आओ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो काम जनता को सच बताना है। शुगर बाउल पर सवाल कर लीजिए। सुधींद्र जी की खोलिए। 1,36,000 करोड़ हमने बांटा किसानों को। रुक जाओ। 1,36,000 करोड़। दीपक बाजपेयी ने जो मुद्दे उठाए उससे सहमत हैं आप अथवा नहीं है? देखिए, दीपक जी ने कई बातें ऐसी कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हम लोग भी कहते रहे हैं और देश में अन्य लोग भी कह रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आपके भी एजेंट हैं पार्टी के। देखिए, जो हम पर कांग्रेस पार्टी ने
कुछ इस प्रकार की बातें कहीं, वो उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। हाँ, जरूर, ये बहुत जब जरूरी है। बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो वहां तो बड़ा एक्टिव रहते हैं, पर इनके यहाँ राजस्थान में दलितों का भी बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का भी उमा जी। बलात्कार हो रहा है। उमा वहाँ अशोक पर ये गहलोत नहीं जी ने दिखाई तो देते वहाँ हैं। आमंत्रित इसी किया है, क्यों प्रकार नहीं से देते आप लोग? इनके जहाँ शासन है, अशोक गहलोत जी ने वहां पर विपक्ष को आमंत्रित किया, आप जाइए और बताइए, जाइए और बताइए ना, केवल चुनाव लड़ने जाएंगे आप वहाँ? सर, 1,36,000 करोड़ रुपया, 1,36,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बकाया दिया है भाजपा ने। डिबेट ओवर। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कोरोना बहुत फैल रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार हाथ अपने धुलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।